दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्र खतरे में है, धर्म खतरे में है, यह भ्रम जाल तो लगातार फैलाया जाता है। यह किस फैक्ट्री में तैयार होता है और इसका क्या पैमाना है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस भ्रम ने इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के आम नागरिकों को बेहद ही मुश्किल जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन हाल के वर्षों में जिस तरीके से राष्ट्र और धर्म के नाम पर नंगा नाच किया गया वह हैरानी भरा है। सबसे पहले तो आप उस नीति को समझिए जो देश के लिए विभाजनकारी है, जो देश की सद्भावना, एकता, अखंडता पर प्रहार करता है, लेकिन धर्म के नशे में और छद्म राष्ट्रवाद ने इस दिशा में किसी को सोचने और देखने के लिए भी मौका नहीं दिया। रोज नए नए तरीके से चीजें उपलब्ध कराई गई, भ्रम फैलाया गया और इसके आड़ में हिंदुस्तान को टुकड़ों में बेचना शुरू किया गया और कहा गया कि इसे इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि ये घाटे में चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की फायदे में चलने वाली कंपनियों तक को बेच दिया गया। इस तरीके से टुकड़ों में बिकते हिंदुस्तान को हम राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्म के संरक्षण में देखते रहे। इसके बाद फिर शुरू हुआ कोरोना का वो नरसंहार। सरकारी आंकड़े के अनुसार 4,67,000 इस देश में मर गए, इस नरसंहार में मारे गए, लेकिन सत्ता को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। एक्ट में प्राविधान, संविधान में प्राविधान, सब जगह प्रावधान होने के बाद भी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया कि वे उन मृतकों को मुआवजा नहीं दे सकते। हैरानी की बात है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच बेच कर पैसा कमाने वाली सत्ता 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक उद्योगपतियों का ऋण बट्टा खाते में डाल देता है, वसूली नहीं करता है, उन्हें विदेश भगा देता है, लेकिन अपने नागरिकों के लिए उसके पास 4 लाख रुपए नहीं है मुआवजा के लिए। 4 लाख नहीं, उसे सिर्फ 3 लाख देना है, 25% राज्यों को देना है और भाजपा शासित राज्य इस मामले में खामोश है, जबकि गैर भाजपा शासित राज्य ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख देने को तैयार है, केंद्र सरकार 3 लाख रुपए दे, लेकिन वह पैसा भी मोदी सत्ता के पास नहीं है। वह कोर्ट में कहती है कि हम 50,000 से ज्यादा नहीं देंगे। फिर यह सत्ता किसके लिए बनी है? क्या यह सत्ता सिर्फ अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए बनी है? सेंट्रल विस्टा के लिए उसके पास पैसे हैं, महल जैसे भव्य प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए उसके पैसे हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है ये सरकार, लेकिन कोरोना के नरसंहार में, कोरोना में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोगों के लिए सरकार के पास 3 लाख रुपए भी नहीं है, तो फिर इस सत्ता को बने रहने का क्या अधिकार है? एक खेल खेला जाता है, एक भ्रम फैलाया जाता है, कहा जाता है कि वैक्सीन हम फ्री में दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यदि विपक्ष के नेता, याद करिए उस दौर को कि यदि विपक्ष के नेता कड़ा रूप अख्तियार नहीं करता तो केंद्र की सत्ता वैक्सीन फ्री में नहीं देती। वह तो 6 तरह का रेट तय कर चुकी थी कि कैसे वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई थी और कैसे उसे लगाया जाएगा और कैसे आम लोगों से वसूला जाएगा। और जब विपक्ष ने कड़ा प्रहार किया
तो उन्होंने निजी क्षेत्र से भी वैक्सीन लगाकर पैसे, निजी अस्पतालों से में वैक्सीन का पैसा वसूला। कितना पैसा वसूला कोई नहीं जानता। इस दौर में प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम से लाखों करोड़ों रुपए वसूले गए। बताया गया कि इसे कोरोना के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन 3 लाख रुपए मुआवजा के लिए सत्ता के पास पैसा नहीं है। अब तो ये खबर भी आ रही है कि सरकार ने जो खून चूसने वाला टैक्स पेट्रोल और डीजल में ये बताकर लिया था कि हम वैक्सीन फ्री में लगा रहे हैं, लोगों को अनाज फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसकी भी पोल खुल गई है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 11,185 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए कर्ज ले रही है। आखिर ये सत्ता चाहती क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेची जा रही हैं, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, लोगों से, आम लोगों से खून चूसने वाला टैक्स वसूला जा रहा है, जीएसटी में नई नई तरह की विसंगतियां पैदा करके लोगों को, व्यापारियों को, सबको परेशान किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए राहत की कोई खबर नहीं। कल संविधान की स्थापना को लेकर संसद में जिस तरीके का फिर नए संकट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, वह हैरान कर देने वाली है। कौन नहीं जानता है कि इस देश की संविधान की धज्जियां और खिल्लियां उड़ाने वाले वे कौन लोग थे? ये कौन नहीं जानता है कि गांधी की आलोचना करने वाले वे कौन लोग थे? लेकिन सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ संविधान की दुहाई देने मजबूर करता है, गांधी की पूजा करना मजबूर करता है। यही इस देश की ताकत है। इस बात को समझना होगा कि ये सरकार आखिर सार्वजनिक क्षेत्र की सारी कंपनियों को बेच बेच के जो पैसा कमा रही है, ये सरकार पेट्रोल और डीजल पे जो खून चूसने वाला टैक्स वसूल रही है और कमाऊं पूत ओएनजीसी जैसे तेल कंपनियों को भी बेच रही है, तो ये पैसा आखिर जा कहां रहा? हम ये नहीं कहते कि मोदी सत्ता भ्रष्टाचार कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार का एक तरीका तो अख्तियार कर ही रही है कि निजी क्षेत्रों के लोगों को जो ऋण माफ कर रही है, वो बट्टे खाते में डाल रही है, वसूली नहीं कर रही है। ये आखिर किसका पैसा है? ये आम लोगों का पैसा है जो उद्योगपतियों को दिया जाता है और उनसे वसूला नहीं जाता है। क्या इसके एवज में भाजपा को चंदा मिल रहा है बड़े पैमाने पर? यह जांच का विषय है। जांच का विषय तो कोरोना काल के नरसंहार में मृत लोगों की संख्या को लेकर भी है। सरकार कहती है 4,67,000 लोग मरे हैं, जबकि दुनिया भर के सर्वे इसे 10 गुना, 20 गुना और कोई 30 गुना तक बता रहा है। यानी क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हालांकि यह सत्ता जांच से भगती है। राफेल कांड की जांच से भगी और कमीशन खोरी की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी और भारत की थू-थू होने लगी। पेगासस हथियार की जांच की बात हुई, लेकिन सत्ता यहां से भी मुकर गई। लोगों के बेडरूम तक में झांकने की कोशिश इस सत्ता ने की है। असहमति के स्वर को जिस तरीके से राष्ट्रद्रोह के नाम पर दबाया गया, देश की सुरक्षा के नाम पर दबाया गया, यह पेगासस हथियार जासूसी कांड से बहुत कुछ साफ हो चुका है। लेकिन देश खतरे में है या देश सुरक्षित हाथ में है? हिंदुत्व खतरे में है या इनके बगैर हिंदुत्व का कोई कल्याण नहीं है? इस नीति, इस रणनीति, इस छल, प्रपंच, झूठ, नफरत और अफवाह को खुली आंखों से, खुले कान से समझने की आज जरूरत पड़ गई है। वो इसलिए पड़ गई है क्योंकि सत्ता अपना विश्वास खो चुकी है। लाखों करोड़ों किसान आज
प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी यदि आंदोलनरत है तो आप यकीन मानिए कि भले ही चुनावी रणनीति के तहत कोई सत्ता हासिल कर ले, लेकिन विश्वास इसे कभी हासिल नहीं हो सकता। और सत्ता हासिल करने के दम पर यदि वह देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच रही है, लोगों पर खून चूसने वाला टैक्स वसूल रही है, तो ये सबसे बड़ा खतरा संविधान पर है, ये सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है। धन्यवाद।